ठीक है, चलिए सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। इतिहास की किताबों में हमने शांतिपूर्ण आंदोलनों के बारे में बहुत पढ़ा है ना? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक प्रेशर कुकर की। जी हाँ, एक ऐसा प्रेशर कुकर जिसने असल में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव को हिलाकर रख दिया था। इस कहानी में उग्र युवा हैं, सशस्त्र संघर्ष हैं और ऐसे नौसैनिक विद्रोह हैं जिन्होंने आज़ादी की वो आग भड़काई जिसे बुझाना अंग्रेज़ों के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया। तो आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर अक्सर कम बात होती है। अब यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ अहिंसा ने ही इतने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था? देखिए, पारंपरिक कहानियों में अक्सर कुछ बेहद अहम हिस्से छूट जाते हैं। सच तो यह है कि उस वक्त का भारत एक उबलते हुए प्रेशर कुकर की तरह था। एक तरफ राजनीतिक और शांतिपूर्ण प्रयास अपना काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे क्रांतिकारी युवा, नौसेना के बागी और सशस्त्र अभियान उस दबाव को चरम सीमा तक ले जा रहे थे। आज का हमारा मकसद उसी पारंपरिक सोच को थोड़ा चुनौती देना है और ये समझना है कि आज़ादी की कीमत असल में कई अलग-अलग तरीकों से चुकाई गई थी। तो चलिए सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की दो सबसे प्रमुख विचारधाराओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी का नजरिया था, जो पूरी तरह से ग्राम समाजवाद और अहिंसा पर टिका था। उनका सीधा सा मानना था कि प्रतिरोध को नैतिक और शांतिपूर्ण होना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत एक उग्र, युवा और बिल्कुल अलग सोच भगत सिंह का नजरिया, वो पूर्ण स्वराज, सशस्त्र प्रतिरोध और धर्मनिरपेक्ष मार्क्सवाद की पुरजोर वकालत कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां वर्ग, जाति या पैसे के आधार पर कोई शोषण न हो। ये दोनों ही धाराएं अपने अपने तरीके से आज़ादी की उस आग में घी डालने का काम कर रही थीं। और इसी उग्र प्रतिरोध का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है 1929 का केंद्रीय विधानसभा बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे काले कानूनों के विरोध में ये कदम उठाया था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो बम जानबूझकर ऐसे बनाए गए थे जिनसे किसी की जान न जाए। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना था। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दी ताकि वो अदालत के उस मुकदमे को एक मंच की तरह इस्तेमाल कर सके और ब्रिटिश अन्याय का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने कर सके। जरा सोचिए, महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनका वो एक निडर कदम पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को हमेशा के लिए जगा गया। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है, वो है ये एक लाइन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या गजब की ऊर्जा है इस नारे में। ये वो बुलंद आवाज थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। देखिए, जब देश के अंदर क्रांतिकारी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक उसी समय बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बाहर से एक ऐसा खतरा पैदा कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बोस का सीधा मानना था कि आज़ादी के लिए सैन्य कदम उठाने ही पड़ेंगे और उन्होंने इस ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति तैयार कर डाली। और सच कहूं तो उनका यह सफर किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1941 में कलकत्ता में अपनी नजरबंदी को चकमा देकर वो सीधे जर्मनी पहुंच गए। फिर 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, उन्होंने जर्मन और जापानी पनडुब्बियों के जरिए एक बेहद खतरनाक सफर तय किया और सिंगापुर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद की प्रांतीय सरकार बनाई और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की कमान अपने हाथों में ले ली। इसमें भारतीय युद्धबंदी और प्रवासी भारतीय शामिल थे। और फिर आया 1944 का वो ऐतिहासिक बल, जब INA ने पहली बार भारत की धरती पर मणिपुर के मोइरांग में अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि वो INA के सैनिकों को एक कड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह के ऐतिहासिक मुकदमे शुरू कर दिए। पर हुआ क्या? उनका ये दाव उन पर ही बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। दरअसल जब कर्नल प्रेम कुमार सहगल, मेजर जनरल शाहनवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन पर एक साथ मुकदमा चला, यानी एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख अधिकारी पर, तो इसने पूरे देश को धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे जाकर एक धागे में पिरो दिया। सड़कों पर ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा भारत एक स्वर में इन नायकों के पीछे खड़ा हो गया। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि खराब खाने पर हुई एक साधारण सी हड़ताल ब्रिटिश नौसेना जैसी शक्तिशाली ताकत को कैसे पंगु बना सकती है? INA के मुकदमों से जो राष्ट्रवाद की लहर उठी थी, उसने ब्रिटिश सेना के अंदर भी एक चिंगारी भड़का दी थी। ये 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत थी। एक ऐसा अचानक हुआ आंतरिक विस्फोट जिसने ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी।
तो आखिर ये हुआ कैसे? आइए इसके कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। विश्व युद्ध के बाद भारतीय नौसैनिकों, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, की हालत बद से बदतर हो गई थी। उन्हें खाने में जो दाल दी जाती थी उसमें लिटरली छोटे छोटे कंकड़ होते थे। रोटियां कच्ची होती थीं। ऊपर से युद्ध खत्म हो चुका था तो अपनी नौकरी जाने का डर भी सता रहा था। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग जैसे ब्रिटिश अधिकारी खुले आम नस्लीय गालियां देते थे। वो भारतीयों को कूली के बेटे कहकर बुलाते थे। अब आप ही बताइए, इन अमानवीय और अपमानजनक स्थितियों में वो युवा नौसैनिक कूटते नहीं तो और क्या करते? उनका सब्र अब जवाब दे चुका था। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की विडंबना देखने को मिलती है। अंग्रेजों ने जिन भयानक परिस्थितियों में इन सैनिकों को रखा, उसी ने अनजाने में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। जब इन 9 सैनिकों ने एक ही बड़े बर्तन से वो कंकड़ वाली दाल और खराब खाना साथ मिलकर खाया, तो पता है क्या हुआ? उनके बीच के सभी धार्मिक, वर्गीय और जातीय भेदभाव हमेशा के लिए टूट गए। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, सब ने एक साथ बैठकर वही दर्द बांटा। और इसी साझा दर्द ने उन्हें हथियारों से लैस भाइयों का एक ऐसा विद्रोही परिवार बना दिया जिसे तोड़ना अब किसी ब्रिटिश के बस की बात नहीं थी। अब इस विद्रोह का पैमाना देखिए। ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं थी। पलक झपकते ही 74 जहाज़ों और 20 से ज्यादा तटीय ठिकानों पर मौजूद 20,000 नौसैनिक इस हड़ताल में शामिल हो गए। उन्होंने जहाज़ों से वो ब्रिटिश झंडे उखाड़ फेंके और उनकी जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहरा दिए। बॉम्बे के बंदरगाह पर तो मामला इतना गर्म हो गया कि नौसैनिकों ने अपने जहाज़ों की 4 इंच वाली शक्तिशाली बोफोर्स तोपों का मुंह सीधे ताज होटल और यॉट क्लब जैसी ब्रिटिश इमारतों की तरफ मोड़ दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त ब्रिटिश प्रशासन में कैसी दहशत फैली होगी। उन विद्रोही युवाओं का हौसला किस आसमान पर था, ये इस एक वाकये से बिल्कुल साफ हो जाता है। जब नौसेना हड़ताल समिति के अध्यक्ष MS खान से जांच आयोग ने पूछा कि भाई, जब आपको ब्रिटिश अधिकारियों की तरह क्लबों में जाने और महिलाओं के साथ डांस करने की आज़ादी थी, तो आप सेवा शर्तों की शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो इस पर खान ने बड़े ही बेखौफ अंदाज में जवाब दिया, सर, आप हाथ में पानी लेकर डांस नहीं कर सकते। सच में क्या तीखा और सटीक जवाब था। ये दिखाता है कि वो युवा केवल कुछ झूठी रियायतें नहीं मांग रहे थे, वो अपना आत्मसम्मान वापस चाहते थे। और ये शानदार ढंग से स्पष्ट करता है कि उस समय अंग्रेजों के लिए दांव पर क्या लगा था। क्या आप जानते हैं कि इस भयंकर विद्रोह को कुचलने का जिम्मा किसे सौंपा गया था? एडमिरल जॉन हेनरी गॉडफ्रे। अब ये नाम सुनकर शायद आपको कुछ याद ना आए, लेकिन ये असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना खुफिया विभाग के निदेशक थे। और मजे की बात तो ये है कि मशहूर लेखक इयान फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड के बॉस एम का किरदार इन्हीं से प्रेरित होकर लिखा था। अपनी इस सख्त छवि के बिल्कुल अनुरूप गॉडफ्रे ने विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा देने और भारतीय नौसेना को पूरी तरह नष्ट कर देने तक की खुली धमकी दे डाली थी। खैर, इस चौतरफा राजनीतिक दबाव, सैनिकों की खुली बगावत और पूरे देश के गुस्से ने अंग्रेजों को ये अच्छी तरह समझा दिया कि अब भारत पर उनका नियंत्रण बनाए रखना नामुमकिन है। तो वो एक हताश कोशिश की तरफ बढ़े। 1946 में भारत को किसी तरह एक रखने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना पेश की। इस योजना में एक काफी जटिल 3 टियर या कहें 3 टियर प्रशासनिक ढांचा था। सबसे ऊपर विदेश और रक्षा मामलों के लिए एक संघीय संघ था। बीच में प्रांतों के ग्रुप बनाए गए, ग्रुप A, B और C, और सबसे नीचे अलग अलग स्वायत्त प्रांत थे। ये एक तरह से भारत को जोड़े रखने का एक आखिरी डेस्परेट प्रयास था। पर जैसी कि उम्मीद थी, ये योजना बहुत ही जल्द दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अविश्वास की भेंट चढ़ गई। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को डर था कि ये ग्रुपिंग सिस्टम केंद्र सरकार को इतना कमजोर कर देगा कि एक मजबूत औद्योगिक भारत बनाना और गरीबी मिटाना लगभग असंभव हो जाएगा। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग को इस योजना से इसलिए परेशानी थी क्योंकि वो केंद्र में पूरी समानता चाहते थे और वो ये भी पक्का करना चाहते थे कि भविष्य में समूह B और C को अलग होकर अपना एक नया देश पाकिस्तान बनाने का पूरा अधिकार हो। दोनों के अपने अपने तर्क थे। इसके बाद तो जैसे राजनीतिक घटनाक्रम ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली। सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। जून 1946 में मुस्लिम लीग ने योजना को मान तो लिया था, लेकिन जुलाई में नेहरू जी के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने अनिवार्य समूहों को मानने से इनकार कर दिया, लीग समझौते से पीछे हट गई। और फिर अगस्त में जो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई, उसने कलकत्ता और फिर पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगों की आग भड़का दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि ब्रिटिश सरकार को लॉर्ड वेविल को हटा के आनन फानन में लॉर्ड माउंटबेटन को नया वाइसराय बनाकर भारत भेजना पड़ा।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि माउंटबेटन के आते ही ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अब भारत को एक रखना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। नतीजा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना सामने आई। इसी ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की नींव रखी। इस योजना ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। इसके तहत 2 नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बनाने का फैसला हुआ, जिन्हें पूरी स्वायत्तता और अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। इतने दशकों का वो लंबा संघर्ष अब एक जल्दबाजी में खींची गई विभाजन रेखा पर आकर खड़ा था। अब इस विभाजन की असल अफरा-तफरी और उस समय की जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना हो तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 562। जी हाँ, ये उन छोटी बड़ी रियासतों की संख्या है जिन्हें रातों रात, जी हाँ बिल्कुल रातों रात, यह फैसला करना था कि वे भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में, क्योंकि ब्रिटिश ताज का अधिकार तो खत्म हो रहा था। इतने सारे अलग अलग राज्यों के साथ एक नए राष्ट्र की सीमाओं को खींचना, आप सोच सकते हैं कि ये कितना जटिल, कितना अराजक और कितना हिंसक अनुभव रहा होगा। जब हम इतिहास के इन पन्नों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दुखद विडंबना उभरकर सामने आती है। पूरी कहानी में हमने क्या देखा? आईएनए के वो जांबाज सैनिक और 1946 के वो युवा नौसैनिक विद्रोही, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों या सिख, ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए एक अभूतपूर्व भाईचारे में बंध गए थे। उन्होंने धर्म की सारी दीवारें गिरा दी थीं, लेकिन इसके ठीक उलट राजनीतिक मंच पर जो रस्साकशी चल रही थी, उसका अंत हमारे उपमहाद्वीप के एक बेहद हिंसक और दर्दनाक बंटवारे के रूप में हुआ। उन सैनिकों की वो जमीनी एकता राजनेताओं के बीच किसी स्थायी समझौते में नहीं बदल पाई। अंत में हम आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर 1946 के वो युवा सैनिक अपनी तमाम धार्मिक, जातीय और वर्गीय भिन्नताओं को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के विचार के लिए इतनी मजबूती से एकजुट हो सकते थे, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को पंगु बना सकते थे, तो आज के इस विभाजित दौर में वो इतिहास हमें एकता की असली शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? क्या हम उस भुला दिए गए भाईचारे से आज भी कुछ सीख सकते हैं? इस सवाल पर जरूर मनन कीजिएगा। आज के इस इतिहास के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।